ना वो मेरी तकदीर में है, ना मैं उसकी किस्मत में। ना वो मेरी तकदीर में है, ना मैं उसकी किस्मत में। फिर भी ना जाने क्यों ये दिल, फिर भी ना जाने क्यों ये दिल उसे अपना बनाने की सोच में लगा रहता है। तो दोस्तों आज हम क्या करेंगे, ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिसको कि सीटेट में पूछा ही पूछा जाता है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलते हैं हम अपने प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए रेलवे स्टेशन से प्रश्न आया है। कह रहा है कि लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी दे रखी है कितना, 504 किलोमीटर की। लखनऊ और नई दिल्ली के बीच की दूरी कितना है रेलवे स्टेशन की, 504 किलोमीटर। कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय करता है। दूरी कितना है, 504 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है इस दूरी को तय करने में, 7 घंटा। कह रहा है कि इस रेलगाड़ी कि मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या होगी। हमसे क्या पूछा कि स्पीड, एवरेज स्पीड बताइए, औसत चाल क्या होगी। तो चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं हम। हमको ये पता था कि लखनऊ और नई दिल्ली के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है। टाइम पता था कि 7 आवर है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बट्टा टाइम होता है। तो ऊपर क्या लिख दिया हम, डिस्टेंस लिख दिए कि 504 किलोमीटर यहाँ, और नीचे क्या लिख दिए, 7 घंटा टाइम लिख दिए। अब 7 से जब इसको कटाएंगे 504 को, तो 72 मत से कट गया, क्या गया, 72 किलोमीटर पर आवर आ गया। लेकिन आंसर ये है ही नहीं, क्योंकि आंसर क्या कह रखा है कि मीटर पर सेकंड में। पर सेकंड में बताइए क्या होगा। तो जब भी दोस्तों, जब भी किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो किलोमीटर पर आवर को क्या करते हैं हम, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 18 से ये कितना मरतबे चला गया, 72, 4 मरतबे चला गया। अब इस 4 को 5 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20 हो गया। अब क्या होगा, ये 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी 20 मीटर पर सेकेंड विल बी आवर करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि बीच में कोई गड्ढा उड्ढा नहीं आ जाता है। समझिए कि आप खड़े हैं एक तरफ और दूसरी तरफ आपकी वाली खड़ी है, लेकिन बीच में गड्ढा है, तो आप क्या करते हैं, साइड होके जाते हैं। तो वही क्वेश्चन ये हो गया कि कोई बच्ची एक्स है, एक्स पर है, कोई बच्ची एक्स पर है और वो अपनी सहेली के साथ जो कि वाई पर है स्थित है के साथ खेलना चाहती है। यहाँ इसके लिए पहले वो ओ पर पहुंचती है, पहले वो ओ पर पहुंचती है जो एक्स के ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर है। इसके पश्चात वो ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर दूरी तय करके ओ से वाई पर पहुंचती है। ठीक बात है, एक्स को वाई के पास जाना था, पहले वो क्या किया, पहले वो एक्स से ओ के पास पहुंचा। ठीक है, वाई से एक्स की दूरी और वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा क्रमशः क्या होगी। तो हमको दूरी पूछा है कि भाई साहब दूरी कितना होगा एक्स वाई के बीच में, और वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा क्या होगी, देखते हैं। देखिए एक्स यहां खड़ी थी, उसके बाद क्या उसके जीवन में हुआ, उसको कहां कहां मूव करना पड़ा, कहां मूव करना पड़ा, साउथ की तरफ, यानी कि दक्षिण की तरफ इधर मूव करना पड़ा। करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, कितना मूव करना पड़ा उसको, 40 मीटर। तो वो कहाँ आ गई, ओ के पास आ गई। ठीक है, अब ओ से उसको ईस्ट की तरफ कितना मूव करना पड़ा, 30 मीटर मूव करना पड़ा, 30 ईस्ट की तरफ यानी पूरब की तरफ। ठीक है, तो अब ये वाई पे पहुंच गया, यही सवाल कह रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि एक्स और वाई के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए इसका ट्रिक देखिए, यहाँ पे क्या है, 30 है। ट्रिक देखिए इसका, यहाँ पे 30 है ना, 30 का आप भूल जाइए, जीरो भूल जाइए, इसका भी आप जीरो भूल जाइए। पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको आता है तो अभी हम सिखा देंगे, उस हिसाब से भी बना सकते हैं। नहीं तो ट्रिक ये है कि ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट क्या हो गया, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, 5। तो उस हिसाब से जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो सिर्फ ए और बी में क्या है, 50-50 मीटर है, बाद में जीरो लगा दीजिए, तो ये 5 होगा, जीरो लगा दिए 50 हो जाएगा। लेकिन अगर डिटेल में जाना है तो देखिए डिटेल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं। ये एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो गया, पी, ये हो गया बी। वैल्यू पुट किए, वैल्यू पुट कर दिए। पी का वैल्यू कितना है, 40, तो 40 का स्क्वायर हो गया। ये बी का वैल्यू 30, तो 30 का स्क्वायर हो गया। एच स्क्वायर इधर लिखा हुआ है, 40 का स्क्वायर कितना हो गया, 1600 प्लस 30 का स्क्वायर 900, और ये स्क्वायर जो इधर जो स्क्वायर था ये आके क्या हो गया, रूट हो गया। अब इसको जोड़े, 1600 और 900 को जोड़े तो 2500 हो गया, और रूट तो ऊपर में है ही। अब देखिए 2500 को हम लिख सकते हैं क्या, 2500 को ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, 25 गुना 100 लिख सकते हैं।
हाँ लिख सकते हैं सर, फिर ऐसे कर सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, हाँ सर लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 गुना 10, हाँ लिख सकते हैं। अब जैसे ही स्क्वायर रूट के बाहर आने के लिए क्या होता है ना, जोड़ी बनना होता है, तो 5 5 जोड़ी बन गया तो एक गो बाहर आ जाएगा 5, गुना का साइन है तो गुना का साइन, 10 10 का जोड़ी बन गया तो एक बाहर आ जाएगा 10, यानी कि 5 गुना 10 बराबर 50 मीटर। अभी तो हमको बस ये पता चला है कि 50 मीटर। अब हमसे ये भी पूछा है वो कि डायरेक्शन बताइए हमको, कि भाई साहब हमको डायरेक्शन बताइए कि डायरेक्शन किधर होगा। देखिए ये क्या हो गया, नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। हमसे पूछा कि y के सापेक्ष x की दिशा, यानी हमको y से किधर जाना है, x की तरफ, तो y के सापेक्ष x की दिशा किधर हो रहा है, इधर और इधर, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कौन सा ऑप्शन में है, 50 मीटर होगा, इतना तो पता चल गया, तो यानी कि ऑप्शन ए या बी होगा, लेकिन नॉर्थ और वेस्ट होगा, उत्तर पश्चिम। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन ए जब आप देखेंगे तो यहाँ क्या है, 50 मीटर भी है और उत्तर पश्चिम भी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हैं, क्या अजय मतलब अपना कल, क्या कर सकते हैं अपना, APNA अपना, और हिंदी में लिखिएगा टेलीग्राम में क और लॉ, अपना कल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे मैं इसका पीडीएफ का लिंक कमेंट बॉक्स में ऐड कर दूंगा। स्लॉथ के बारे में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए स्लॉथ के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए, तो सही कथन इससे एक ही पॉइंट निकलता है, वो पॉइंट क्या है, सी वाला। देखिए स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं, यानी वो पूरी 40 वर्ष तक के आसपास जीता है और सिर्फ 8 वृक्ष में वो चढ़ करके अपना जिंदगी बिताता है। और इसके बारे में कुछ पॉइंट आप देख लीजिए। स्लॉथ के बारे में कुछ पॉइंट है, ध्यान में रखिए। क्या है कि ये कैसा होता है, भालू जैसा होता है, ठीक है, भालू जैसा होता है। 17 आवर्स ये क्या करता है, उल्टा होकर पेड़ की डाली से लटक कर सोता है, ठीक है ना। पेड़ में क्या होता है, उल्टा होकर के ये कितना देर तक सोता है, 17 आवर्स सोता है। 40 वर्ष तक ये सिर्फ 8 पेड़ में अपना जिंदगी काट देता है। और देखिए क्या कहता है, इस पर और भी कुछ पॉइंट है। सप्ताह में एक बार सोच के लिए ये नीचे उतरता है, ये पॉइंट ध्यान में रखिए, आपको एक भी स्लॉथ से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। अगर आपको कंसेप्ट डिटेल में जान गए तो क्वेश्चन आप आसानी से कर जाएंगे। ऐसे इसका आंसर क्या है, सारा ऑप्शन जो दिया है ऑप्शन ही रॉन्ग दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको सही करने की कोशिश करें। देखिए जंगलों के ज़्यादा कटने से, मान लीजिए कि जंगल अगर ज़्यादा कट जाए तो क्या स्थितियाँ संभावित हो सकती है। इन्होंने 4 स्थितियाँ दे रखी है कि आसपास की जगह ज़्यादा ठंडी होगी। भाई साहब सुनिए, ध्यान से सुनिए, अगर जंगल कट जाता है तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो बढ़ेगा तो क्या होगा कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी आ जाएगी, तो आसपास में गर्मी बढ़ेगी, ठीक है ना। और देखिए वर्षा जल का रिसाव कम होगा। एक बात बताइए, जब पेड़ ही कट जाएगा तो वाष्पीकरण पेड़ से नहीं होगा, जब पेड़ से वाष्पीकरण नहीं होगा तो ऊपर जाकर के बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बने तो बारिश नहीं होगी, जब बारिश नहीं होगा तो रिसाव कम होगा कि नहीं होगा, सही बात है कि। तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन ए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़नी चाहिए था, आसपास की जगह ज़्यादा ठंडी नहीं होगी, क्योंकि क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाएगा, क्योंकि पेड़ नहीं है तो उसको शुद्ध कौन करेगा, कोई शुद्ध नहीं करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ा तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो आसपास क्या हो जाएगा, गर्मी हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में कहा ठंडी होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वर्षा का जल का रिसाव कम होगा, कम इसलिए होगा जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो वाष्पीकरण ही नहीं होगा, पानी का वाष्पीकरण नहीं हुआ तो बादल ही नहीं बनेगा, बादल नहीं हुआ तो क्या होगा कि बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो रिसाव क्या होगा, कम होगा, तो बी ऑप्शन सही है। बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाता है, ये बात बिल्कुल सही बात है। अगर जड़ जड़ क्या करता है, मिट्टी को पकड़ के रखता है, वो अगर पकड़ेगा नहीं ना तो बारिश आएगी और मिट्टी को बहा के लेकर चल जाएगी, क्योंकि मिट्टी को कोई देखने वाला ही नहीं है। पेड़ कट गया है, जड़ मर गया है, तो मिट्टी को कौन पकड़ के रखेगा, कोई पकड़ने वाला नहीं है, तो बाहरी जल जब आएगा तो उसको बहा के ले जाएगा। तो ये ऑप्शन भी ठीक है कि जंगल के कटने से क्या होगा कि वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगी, भूजल का स्तर बढ़ जाएगा। भौम जल, देखिए भौम जल क्या होता है, धरती के अंदर का जल को हम भौम जल कहते हैं। जब रिसाव ही कम होगा तो भौम जल में कमी आएगी कि नहीं आएगी, पानी हम यूज किए जा रहे हैं, लेकिन रिसाव जब कम हो रहा है, धरती के अंदर जल जा ही नहीं रहा है, तो वहाँ का स्तर क्या होगा, का स्तर बढ़ जाएगा।
बढ़ जाएगा नहीं, कम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। मैंने इसका आंसर नीचे दे रखा है, तो वो भी आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। 64 का क्या हो जाएगा, बी सी, और यहाँ भी सारा ऑप्शन रॉन्ग है। एक क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है हर बार। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा जिले किले, गोलकोंडा क्या था, एक किला था, किला के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। उसमें देखिए पाठ्य पुस्तक में जो छपा हुआ किला था ना गोलकोंडा का, उसमें यह कहा कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 110 मीटर के बराबर है, ठीक बात है, को दर्शाती है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से पटनचेरू दरवाजे की दूरी कितना दिया है, 15.4 सेंटीमीटर दिया है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी क्या होगी, यानी कि वास्तविक दूरी पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको। कह रहा है 65 नंबर क्वेश्चन में यही नहीं कह रहा हमसे, वो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 110 मीटर की, हमको समझ में आ गया। हमसे पूछा कि 15.4 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, किलोमीटर में बताइए। तो 1 सेंटीमीटर को हम क्या किए, 15.4 से गुना कर दिए, तो ये क्या हो गया, 15.4 सेंटीमीटर हो गया। भाई साहब इधर जो किए हैं गुना, तो बराबर है तो बराबर क्या बोलेगा, इधरों करो, तो इधरों कर दिए गुना, ये पॉइंट हटा नीचे 10 आ गया, इससे जीरो से जीरो खत्म। 11 से 155 को गुना किए तो क्या हो गया, 1694 मीटर आ गया। क्या आ गया हो, 1694 मीटर आ गया। लेकिन हमारा आंसर किलोमीटर में है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। 3 गो लड्डू है तो 3 अंक के बाद क्या करेंगे, हम पॉइंट यहाँ बैठा देंगे, यानी 1.694 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1.694 किलोमीटर आंसर होगा। हर बार नक्शा का यूज करना ही पड़ता है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो अभी जाकर के जो ट्रिक दिए हम जा करके देखिए उसको। मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी क्या कर रहा है, निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं। सीधा सा बात समझिए कि मिजोरम के आसपास कौन सा 3 राज्य है। तो हम चलते हैं मैप पे, हमको पूछा है मिजोरम के आसपास, तो देखिए कौन कौन है। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी क्या कहा है, त्रिपुरा, असम एंड मणिपुर। त्रिपुरा यहाँ पे हो गया, मिजोरम सबसे पहले देख लीजिए कहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो गया, मिजोरम। इसके आसपास देखिए त्रिपुरा, ये त्रिपुरा हो गया बगल में, ठीक है। उसके बाद असम, असम देखिए यहाँ पे, ये मिजोरम के बगल में यहाँ क्या हो गया, ये असम हो गया, और इसके बगल में मणिपुर। तो ऑप्शन डी ही हमारा सही आंसर होगा। बाद बाकी में कहा असम, बिहार, छत्तीसगढ़, अरे भाई तो बिहार तो इनने है, कहाँ से होगा, असम किन्ने है, और उसमें भी बी ऑप्शन में कहा है कि असम, छत्तीसगढ़, बिहार तो दूर है, बंगाल भी, सब ऑप्शन में बहुत दूर दूर वाला दे दिया है, लेकिन ऑप्शन डी क्या है, राइट है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य एवं संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा पंचायत बैठती है। एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर, क्या करता है वो लोग, लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती के लिए कितनी जमीन मिलेगी। देखिए ये कहाँ पे होता है ना, वहाँ पे लॉटरी सिस्टम होता है मिजोरम में, ठीक है ना। वहाँ पे पंचायत बैठता है, ग्राम सभा बैठता है और डिसाइड करता है कि इस साल किसको कितनी खेती मिलेगी। कैसे डिसाइड करता है, वो लॉटरी निकाल कर करता है कि कितनी जमीन मिलेगी, वो होता है मिजोरम में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है, नेपाल का भाग है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस परिवर्तन को पहचाने जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है, रिप्रोडक्शन जिसका किया जा सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के परत का बनना नहीं भाई, ये केमिकल चेंज हो जाएगा, एक बार बन गया तो फिर इसको हम रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। दूध से पनीर बन गया तो बात खत्म, बन गया तो बन गया। गाय के गोबर के बायोगैस का बनना, बायोगैस बन गया तो अब फिर गोबर वो नहीं बन सकता है। मोम का घोल बनाना, मोम का घोल को हम क्या कर सकते हैं, घोल से मोम और मोम से घोल कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। उत्क्रमित मतलब दोबारा कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मोम से घोल, घोल से मोम। खरा वृक्षों और पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए गए कुछ विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। चलिए उसके लक्षणों पे, जड़ के लक्षण के बारे में बोला, उस पर विचार करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती है। बिल्कुल सही बात, कहीं कहीं देखे होंगे कि वृक्ष के पेड़ से कुछ चीज़ लटक रहा होता है, वो उसकी शाखा नहीं है, वो क्या है, उसकी जड़ है। बिल्कुल सही बात है। जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती है। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुना हो। जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना,
क्या आपको लगता है ऐसा होता होगा कि जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा मिलता होगा? बिल्कुल, जड़ उसका इतना मजबूत होता है ना कि उसको एक खंभा की तरह उसको सहारा मिलता है। तो सी ऑप्शन भी सही है। जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना, नहीं भाई, ये खाद्य सामग्री का भंडारण जड़ नहीं करता है, तना वगैरह सब कर लेता है, पत्ता वगैरह सब कर लेता है। तो लकड़ी जड़ों, क्या है, लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना। हाँ, ऐसा होता है कि लटकते लटकते वो जड़ जो है जमीन के अंदर भी चला जाता है। तो कौन सा आंसर इसका हो जाएगा? एक तो हमारा क्या हो गया ए, दूसरा ऑप्शन ए, और क्या इसमें हो जाएगा? कितना नंबर क्वेश्चन है ये? ए सी ई, इसका क्या हो जाएगा दोस्त? ए, सी और ई, ठीक है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बने हैं। ये कहाँ की विशेषता है? ये हिमाचल प्रदेश के मनाली की विशेषता है, ऑप्शन सी। अगर आपके भी मित्र के साथ ये समस्या है तो आप सजेशन ले सकते हैं। देखिए, बता रहे हैं आपको, आपकी मित्र क्या है कि कमजोर दांत, आपके मित्र का कमजोर दांत है और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है। उसका हड्डी और दांत क्या है, बहुत कमजोर है। उनके उभरने के निम्न में से कौन से विकल्प सर्वोत्तम है? क्या उसको खिलाइएगा पिलाइएगा कि वो इस समस्या से उभर जाएगी? देखिए, हड्डी के लिए क्या कैल्शियम की जरूरत होती है? दांत में भी हड्डी है और हड्डी में भी हड्डी है, तो उसके लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। कैल्शियम किसमें मिलता है? दूध में मिलता है, ठीक है। तो दूध देखिए कहाँ पे, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी में दूध मिल रहा है। तो ऑप्शन सी के साथ हम जाना चाहेंगे। दूध दीजिए उसको, सब्जी दीजिए, पालक दीजिए, फल दीजिए, तो क्या हो जाएगा? आपका दोस्त का दांत भी ठीक हो जाएगा और वो मजबूत भी हो जाएगी। मधुमक्खी के छत्ते के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, उसके बारे में कुछ बात बोल रखा है, ध्यान दीजिए क्या क्या कह रखा है। प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मधुमक्खी होती है। भाई बिल्कुल गलत, बहुत सारी नहीं होती है, रानी बस एक ही होती है, ठीक है। प्रत्येक छत्त में कुछ ही नर मक्खियाँ होती है। हाँ, कुछ नर मक्खियाँ होता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, कोई अच्छी वाली बात नहीं है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करता है। बिल्कुल ऑप्शन सी भी सही है, क्योंकि बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती है जो कि शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती है। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, डी, यदि काम करने वाली मक्खियाँ ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते। बिल्कुल सही बात है भाई, काम करने वाले लोग ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से छत्ता और कहाँ से शहद बनेगा? तो ये भी डी भी सही है। नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नहीं, नर मक्खी फालतू होते हैं, बैठे रहते हैं निठल्ले, क्योंकि ये रस वाले फूलों को खोजने में सहायता करते हैं। नहीं, ये जो है नर मक्खी नहीं करता है, मादा मक्खी ही करती है। तो ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा? देखिए, बी, सी और डी किस में है? बी, सी, डी किस में है दोस्त? डी ऑप्शन शायद डी में होगा। बी, सी, डी में है, तो डी इज आवर राइट आंसर। नीचे दिए गए उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए गए जानवरों में पाई जाती है। कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी, सबकी क्या एक विशेषता है? देखिए, सबकी एक ही विशेषता है जो सब में है, वो क्या कि सब अंडे देते हैं, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, केवल सी होगा, क्योंकि सब क्या देते हैं? अंडे देते हैं। केचुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये जमीन में छेद बनाते रहते हैं। ये क्या कहते हैं? जमीन में छेद बनाते रहते हैं, आप लोग देखे होंगे, जिससे जमीन में पोली हो जाती है। जमीन में क्या होता है? पोली हो जाती है। बिल्कुल सही है। ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ बन जाती है। बिल्कुल सही बात है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब देखिए सी, ये अपशिष्ट को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देती है। बिल्कुल, ये खाद में परिवर्तित कर देती है। जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या चीज़ में कन्वर्ट कर देता है? ये खाद में कन्वर्ट कर देती है। ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वो फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगी होती है। नहीं, ये जो होता है ना, ये जो बनता है वर्मो कंपोस्टिंग के द्वारा, केचुओं के द्वारा, ये सस्ती होती है। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। आप आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि रसायनों, यानी कि पीड़क नाशी, जैसे कि रसायन जो है ना का छिड़काव केचुओं को प्रभावित नहीं करता। भाई साहब, रसायन का जब हम छिड़काव करेंगे तो उससे क्या होगा? केचुआ प्रभावित होगा, मर जाएगा। तो नहीं करती है बोला है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और सी। ए, बी, सी किस में है? ए, बी, सी में है।
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण होती है? बाल केंद्रित प्रकृति जो है पर्यावरण अध्ययन में प्राथमिक स्तर में क्या उसका लक्षण सब है बताइए। पहला देखिए, गतिविधि आधारित शिक्षा। हाँ बिल्कुल, गतिविधि आधारित शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा में क्या होना चाहिए? गतिविधि होना चाहिए। रटना नहीं। पाठ्य पुस्तक आधारित, जरूरी नहीं है कि पाठ्य पुस्तक आधारित हो, लेकिन कि गति आधारित शिक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन ए। सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। जब बच्चों को क्या होगा ना, हर तरह की भागीदारी मिलेगी, स्कूल से भी, घर से भी, समुदाय से भी, तो बच्चों का सीखने में क्या होगा, बच्चे आसानी से सीख पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी में क्या है? ए और डी, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर, निचले स्तर पर जो हम बच्चा सब पढ़ता है, उसमें पर्यावरण का उद्देश्य क्या है? बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना। वो खुद को जाने, खुद को पहचाने, खुद से सीखे। बच्चों को अपने स्वयं से सीखने पर प्रतिबिंबित, उसको बताना, प्रतिबिंबित मतलब उसको बताना, समझाना, उसको याद दिलाना। जैसे हनुमान जी को याद दिलाया गया था उसका पावर। प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, सही बात है, ताकि वो क्या कर सके, प्रॉब्लम को, पर्यावरणीय समस्याओं को वो हल कर पाए। अगर उसके यहाँ जल की समस्या है, किसी भी तरह की समस्या है, उसको समझ पाए, एटलीस्ट समझेगा तब तो हल करेगा। भविष्य में जाके साइंटिस्ट बन के को हल करने में सक्षम बनाना। बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संकलन करना, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को हमेशा उसको संकलन, इसको लाएंगे, बुलाएंगे, उससे दोस्ती करेंगे, ताकि उसको नया ज्ञान का क्या हो, उसके अंदर सृजन हो, उसके अंदर नया ज्ञान बढ़े। बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में व्यवहार करना। जरूरी नहीं है कि एक निश्चित निकाय, कि एक लिमिटेड चीज में बच्चे को क्या हो कि प्राप्त किया जाए, कि वो कुछ खास चीज के प्राप्ति के लिए पैदा हुआ, वो कुछ भी कर सकता है, वो अनलिमिटेड है। निश्चित निकाय नहीं, अनिश्चित निकाय के लिए उसको होना चाहिए। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कहाँ पे आंसर देखिए, ए, बी और सी किस ऑप्शन में है? ए, बी, सी। ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। पर्यावरण अध्ययन जो है ना, पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या आ जाता है? एक तो विज्ञान आ जाता है, दूसरा सामाजिक विज्ञान आ जाता है, तीसरा क्या आ जाता है? पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं आ जाती है, और उसके मुद्दों को एकत्रित करता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है। भाई रटकर सीखना ये कोई बड़ी चुनौती नहीं हुआ। सम्मति आधारित सीखने का स्तर कोई बड़ी चुनौती नहीं हुआ। देखिए सबसे बड़ा चुनौती क्या है ना आज के डेट में? बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना, ताकि वो खुद के लिए खुद समझ पाए, खुद का वो कंसेप्ट डेवलप कर पाए, खुद के अंदर ज्ञान का निर्माण कर पाए। ऐसा अवसर देना क्या है? एक चुनौती है। हर टीचर ये काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हर कोई इतने काबिल नहीं, हर कोई इतने योग्य नहीं है। लेकिन मेहनत से आप बन सकते हैं, आप भावी टीचर हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? क्या क्या करवा सकते हैं बच्चों को? वाद विवाद का प्रावधान बिल्कुल करवाएंगे। वो लोग बातचीत करेगा तब ना समझेगा, कि वो एक दूसरे से सीखेगा। अनुभवात्मक कार्य, यस, एक्सपीरियंशियल वर्क जब करेगा तो उसको एक्सपीरियंस होगा, उसको अनुभव होगा। कहानियाँ, हाँ, ताकि उसको मजा आए। तथ्य और सूचनाएं नहीं बाबा, इन्फॉर्मेशन और फैक्ट के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। बच्चों को मजा आना चाहिए। देखिए ABC कहाँ है? ABC ऑप्शन सी में है। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या में उप विषय है क्या? उप विषय क्या है? पौधा। पौधा क्या हो गया? उप विषय हो गया। क्योंकि ये देखिए परिवार और दोस्त, ये क्या हो गया? उप नहीं, ये थीम हो गया। पहला ये विषय ही हो गया, उप विषय नहीं हुआ। आश्रय, बिल्कुल, शेल्टर एक विषय हो गया। यात्रा क्या हो गया? एक विषय हो गया। लेकिन उप विषय पूछा है तो पौधे हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन सी। ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है। ईवीएस की सार्थक सीख हम कैसे दे सकते हैं? इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके, क्या विषयगत रूप से हम अगर आयोजित करें तो ईवीएस की हम उसको नॉलेज दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है अगर किसी भी चीज़ का हम क्या करें? विषयगत करें, मतलब कि सिस्टमेटिक करें, तो जरूर बच्चों में क्या होगा? बच्चों को
उन्नति मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा। ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके, बिल्कुल कर सकते हैं। वास्तविक संवाद और वृत्तांत करके, हाँ बातचीत करके, वृत्तांत करके मतलब उसका एक्सप्लेनेशन करके, संवाद करके, बिल्कुल सही बात है। प्रयोग के द्वारा, ये तो मस्त बहुत बढ़िया चीज़ हुआ कि हम प्रयोग के द्वारा ईवीएस सिखा रहे हैं। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर का मौखिक मूल्यांकन, ये मूल्यांकन वाला बात क्या हो जाता है ईवीएस में, गलत हो जाता है। तो एबीसी कहाँ पे है दोस्त? एबीसी देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर, एबीसी। ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब क्या है ईवीएस के संदर्भ में? देखिए, सरल से जटिल तक सीखना, ईवीएस को सरल से जटिल तक सीखना, प्रासंगिकता की बात की है, ठीक है ना। देखिए प्रासंगिक क्या बात हो जाएगी, ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखना। देखिए नॉलेज को है ना, कोई भी चीज़ को अगर वातावरण से जोड़ के हम सिखाते हैं बच्चों को तो उसको ज़्यादा मजा आएगा, उसको समझ में आएगा। ओ जैसे कि सपोज दैट बच्चा सब क्या जानता है गाँव में कि गाछ, अब आता है यहाँ तो वही गाछ क्या लिखा हुआ है, वृक्ष। तो बच्चा पढ़ाता है वृक्ष के बारे में तो सोचता है बच्चा, मतलब सर जब पढ़ाते हैं तो बच्चा सोचता है कि क्या बोल रहे हैं सर, लेकिन उसको बोलिएगा ये जो वृक्ष है ना वही गाछ है, तो उसका दिमाग में क्या होगा, समझ में आएगा कि हाँ ये वही है। तो ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सिखाना, ये क्या हो गया, प्रासंगिकता हो गया। ऑप्शन डी राइट आंसर। भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं यदि, भोजन विषय का जो मुद्दा है विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं। प्रामाणिक मतलब ऑथेंटिक, सार्थक मतलब सही चीज, सार्थक मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित करके। हाँ बिल्कुल, हम क्या करें, अगर मुद्दों के इर्द गिर्द हम क्या करें, समूह कार्य करें, यानी कि कार्य कर रहे हैं, खाली बात नहीं कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं, तो बिल्कुल क्या कर सकते हैं हम, भोजन विषय के मुद्दों एवं मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं। प्रश्नोत्तरी आयोजित करके ना, शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन, नाटक करेंगे थोड़ी ना सुधार होने वाला है। पाठ्य पुस्तक संसाधन के रूप में शामिल नहीं, तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा ईवीएस सीखने के लिए कौन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है? सबसे अच्छा संसाधन बोले देखिए घूमना फिरना, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन कर दीजिए, मस्त संसाधन है, क्योंकि उससे बच्चा डायरेक्ट देखकर सीखेगा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। जल से जो जल थीम है, एक थीम है ना, उससे संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से कैसे सीख सकते हैं? रोल प्ले आयोजित करके। हाँ रोल प्ले करवाइएगा, उससे भी नुक्कड़ नाटक सबसे क्या होता है, सीखने के लिए मिलता है कि पानी कम है, ये कम है, वो ज़्यादा है। बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है। सही बात है, अगर बच्चों के बीच वास्तविकता है, पानी की कमी है, इसकी अगर चर्चा की जाए, इसका संवाद किया जाए, उसको प्रोत्साहित किया जाए, तो इससे भी सुधार आ सकता है। क्या है, संरचित क्षेत्र भ्रमण आयोजित करके, अभी क्या बोले, पर्यावरण में क्षेत्र भ्रमण की बात करें तो आप एकदम दिल खोल के उसको टिक कीजिएगा, तो सी भी टिक कर दिए। अब डी क्या कह रहा है, डी देखिए, बच्चों को निबंध लिखने ना, रे भाई निबंध लिखने से क्या होने वाला है, तो एबीसी कहाँ पे है, एबीसी ए में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती है, क्योंकि देखिए ध्यान से पढ़िए प्रश्न, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सीखने के लिए, ईवीएस को हमको सीखना है, सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती है, क्योंकि ईवीएस जो है ना, क्योंकि ईवीएस वे सीखने के समृद्ध स्रोत हैं। बिल्कुल सही बात है, ईवीएस से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो क्या है, एक समृद्ध मतलब पूरा कंप्लीट स्रोत है। वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं। बिल्कुल ईवीएस से एक प्रासंगिक वातावरण मतलब रिलेटेड वातावरण प्राप्त होता है बच्चों को। वे पहले ही परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। वे पहले ही परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर, बिल्कुल हम कुछ देखे होते हैं गांव में, शहर में आते हैं तो वहाँ भी देखते हैं वो, तो क्या होता है, रिलेट कर पाता है, वो पहले से परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करता है, ये भी सही है। डी देखिए, शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी ठीक है, बट उतना क्या है, ऑथेंटिक नहीं है। देखिए क्या कर रहा है, शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना है, तो ऑप्शन पे चलते हैं हम, एबीसी किस में ठीक है, डी वाले में, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सीखने में सुधार का आकलन, देखिए यहाँ 3 बात आपको हम बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आपको समझ में आ जाएगा। तीनों से एक क्वेश्चन आना ही आना। देखिए सीखने में सुधार का आकलन, हम क्या कर रहे हैं, सीखने में सुधार कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कैसे किया जा सकता है,
सीखने में सुधार का आकलन का बिंदु क्या हो सकता है? सीखने के लिए आकलन। जब हम कोई चीज़ को सुधारना चाहते हैं ना, तो क्या करते हैं? हम सीखने के लिए हम आकलन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है ना, सीखने के लिए आकलन। ठीक है ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये क्या हो गया? असेसमेंट फॉर लर्निंग। आगे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी देखिएगा आगे पूछते ही आपको, सीखने में अगर हमको सुधार करना है, उसके लिए अगर आकलन कर रहे हैं तो क्या होगा? सीखने के लिए आकलन, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब फिर यहाँ देखिए, ईवीएस में सहपाठी आकलन है। अगर हम अपने दोस्तों से सीख रहे हैं तो हम लोग क्या रहे हैं? सीखने के रूप में आकलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? सीखने के रूप में आकलन कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, सीखने के रूप में आकलन। ईवीएस में सहपाठी के साथ आकलन कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? सीखने के रूप में आकलन हो गया। तो केवल क्या हो जाएगा? केवल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग देख लिए कि हमको सीखने के लिए जब हम आकलन कर रहे हैं तो वो हो गया असेसमेंट फॉर लर्निंग। फोर वाला बात समझ में आ गया हमको। एज क्या हो गया? अगर हम फ्रेंड से कर रहे हैं तो एज वाला हो गया कि फ्रेंड से हम सीख रहे हैं। ठीक है ना, सीखने के रूप में आकलन, यानी कि ये वाला हो गया सीखने के रूप में आकलन। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ये ए ही होगा, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। एक होता है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या होता है ना कि हमने क्या सीखा, कोई चीज़ सीखने के दौरान हमने क्या सीखा, लास्ट में उसका असेसमेंट करना, वो क्या हो जाता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाता है, वो एंड पॉइंट है। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चंस देखिए कितना मजेदार है। एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है, ठीक है, जो न केवल सबसे अच्छा, जो कि न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में, एक खास समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों को, सिर्फ ऐसा नहीं कि अच्छा ही को, उसका सभी प्रकार के कार्य एवं गतिविधियों को एकत्र करता है। शिक्षक प्रयोग कर रहा है, क्या चीज़ का प्रयोग कर रहा है शिक्षक? वो कर रहे हैं शिक्षक प्रयोग पोर्टफोलियो का कर रहा है। दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।